हेलो क्लास 12, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे हैं, मस्त हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज जो आपका चैप्टर है जीवों में जनन, तो क्लास 12 आपका फर्स्ट चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। आज आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई जिसने भी इसका एक भी लेक्चर मिस किया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो प्लीज पुराने लेक्चर्स को देखें एंड नोट्स बना लें। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? आपके पास हर टॉपिक का क्या होगा, नोट्स होंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फिर अपना एक बार टाइम टेबल देख लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि बोल रहे हैं बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान बताएं। यार अगर हम निषेचन की बात करते हैं, वो क्या होता है बेटा? निषेचन क्या होता है? गैमेट्स का मिलना, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी कि नर एंड मादा युग्मक होते हैं, मिलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? निषेचन। क्या? युग्मकों का संलयन। क्लियर? युग्मकों का संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? मिलना। अब वो बोल रहे हैं बाह्य। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर, यानी कि जब युग्मक कहाँ मिलते हैं? शरीर के बाहर, ठीक है। यानी कि युग्मक कहाँ मिले? शरीर के बाहर, ठीक। तो बेटा जब युग्मकों का संलयन यानी कि जो ये युग्मक मिलते हैं जब शरीर के बाहर मिलते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है, तो हम उसको बोल देते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पूछा है कि बाह्य निषेचन बताओ, एंड फिर वहीं पे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ इसके नुकसान क्या है। तो पहला आपका आंसर देख लेते हैं, बाह्य निषेचन की व्याख्या करने को जो बोला है। तो अधिकतर जलीय जीवों में युग्मक संलयन यानी कि जो युग्मक मिल रहे हैं, नर युग्मक और आपका मादा युग्मक, ठीक है। तो अधिकतर जलीय जीवों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी कि जल में, अर्थात जीव के शरीर के बाहर क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को हम क्या बोल देते हैं? बाह्य निषेचन कहा जाता है। बेटा ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, इस तरीके से याद रखना, इनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके जब टॉपिक में चैप्टर में पढ़ते हो तो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको इन्हीं वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो क्लियर नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोलते हो ये क्या चल रहा है। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं, जो वर्ड्स दिक्कत करते हैं, सबसे पहले जानो कि उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। टॉपिक अपने आप समझ आएगा। अब यहाँ पे हमने ये तो बता दिया कि भाई बाह्य निषेचन क्या है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें ये बताना है कि इसके आखिर नुकसान क्या है। तो इसके नुकसान बताएं, चलिए देखते हैं। पे क्या बोल रहे हैं कि नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की, यानी कि भाई क्या बोल रहे हैं कि बाह्य निषेचन में क्या होता है कि नर और मादा युग्मकों के युग्मन की कम संभावना, यानी कि उनके मिलने की संभावना कम होती है। एंड सेकंड है माता पिता के देखभाल के अभाव में संतति को शिकारियों से खतरा। अब सोचो भाई, अगर युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं तो क्या होता है भाई? युग्मनज बनता है। और बेबी भ्रूण कहाँ बनता है भाई? सबसे पहले भ्रूण बनेगा, फिर बेबी बनेगा, यानी कि शिशु शरीर के अंदर बनता है, यानी कि माता उसकी रक्षा कर पाती है। अब यहाँ पे जब युग्मक बाहर मिल रहे हैं तो युग्मनज क्या होगा? बाहर बनेगा। यानी कि बेटा एक तरीके से क्या होता है कि हम देखें तो माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। अब सोचो कि बाहर बाह्य निषेचन हुआ, है ना। अब वहां पे क्या हो रहा है बेटा? जब बाह्य निषेचन होता है तो माता पिता उनकी इतनी ज्यादा देखभाल नहीं कर पाते, यानी कि माता पिता की देखभाल के अभाव, यानी कि अभाव का मतलब होता है बेटा कमी। इसमें संतति को शिकारियों से खतरा। तो भाई उस, यानी कि कोई भी उनको आकर मार सकता है, कोई भी शिकारी। फॉर एग्जांपल जल में रहने वाला एक जीव है, कोई जल में रहने वाला जीव उसको खा सकता है ना। तो इस तरीके से, और जब शिशु कहाँ होता है? माता के शरीर के अंदर होता है, तो फिर वो फिर भी माता उसकी रक्षा कर लेते। लेकिन अब वो बाहर है तो भाई क्या होगा? उसकी रक्षा उतनी ज्यादा नहीं हो पाती जितनी क्या होती है जब शरीर के अंदर होती है। बस सिंपल सा है। कोई डिफिकल्ट है यहाँ पे? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जूस्पोर यानी कि अलैंगिक आपका क्या हो जाता है बेटा? जो चल बीजाणु होता है, ठीक है। आपका अलैंगिक जो चल बीजाणु होता है, ठीक है, तथा युग्मनज के बीच क्या करना है आपको यहाँ पे बेटा? हाँ जी, विभेद बताना है। चलिए तो भाई यहाँ पर जूस्पोर अलैंगिक जो है आपके यहाँ पे बीजाणु देखें तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक अलैंगिक
जनन संरचना। याद करो, मैंने आपको बताया था, है ना, बताया था ना। साथ ही साथ यहाँ पर क्या रखा है युग्मनज में कि एक लैंगिक जनन संरचना है। क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ये आपकी एक लैंगिक जनन संरचना है। आगे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं कि यह एक चलनशील अलैंगिक बीजाणु है जो गति के लिए कशाभिका का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके, इसकी मदद से क्या करते हैं भाई, उनमें क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है। जबकि युग्मनज अचलनशील कोशिका यानी कि इसमें गति नहीं होती है। जूस्पोर्स होता है अगुणित या द्विगुणित हो सकता है, जबकि हमें पता है युग्मनज तो द्विगुणित ही होता है क्योंकि ये दो युग्मक के मिलने के बाद बनता है। नेक्स्ट है, यह प्रत्यक्ष रूप से नए पौधे को जन्म देने के लिए अंकुरित होता है एंड यहाँ पर क्या एक भ्रूण में विकसित होता है जो आगे चलकर एक नए व्यष्टि के रूप में विभक्त हो जाता है, यानी कि एक नए शिशु के रूप में। आगे, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड अगर मैं देखूं तो इसको तो आप बिना देखे भी बता सकते हो। युग्मक जनन क्या होता है कि युग्मक के बनने की प्रक्रिया, और भ्रूणोद्भव क्या होता है कि भाई जो भ्रूण तक के बनने की क्रिया होती है। सिंपल, तो आ जाओ फटाफट से। युग्मक जनन क्या है बेटा, यह अगुणित युग्मकों की पीढ़ी की प्रक्रिया, यानी कि भाई वो जो युग्मक बने हैं वो कैसे बने हैं, यानी कि युग्मक बनने की जो क्रिया थी। भ्रूणोद्भव क्या होता है, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि जब निषेचन हुआ बेटा, निषेचन के बाद क्या बना आपका, हाँ जी, निषेचन के बाद क्या बना, निषेचन के बाद आपका जाइगोट बना, जाइगोट के बाद बनता है भ्रूण और फिर बनता है बेबी। तो भ्रूण के बनने की क्रिया भ्रूणोद्भव। नेक्स्ट, युग्मक जनन, यहाँ पे क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है आपका, जनन कोशिकाओं में। और भ्रूणोद्भव क्या है बेटा, इसमें समसूत्रण विभाजन हो रहा है। ठीक है कि भाई युग्मक तो मिल गए हैं, निषेचन हो गया, जाइगोट क्या होता है बेटा, वहां पे क्या हो रहा है, जाइगोट बनेगा, यानी कि युग्मक जनन तो युग्मक बनने की क्रिया है। और युग्मक जब बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य की बात करें, नर में नर युग्मक शुक्राणु बना, मादा में मादा युग्मक अंडाणु बना, तो वो जो युग्मक वहां पर बने, वो जो युग्मक बने बेटा, वहां पे कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसकी वजह से इन युग्मकों का निर्माण होता है। आगे आ जाओ, नर युग्मक को चलनशील बनाने के लिए आगे परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। एंड भ्रूणोद्भव क्या होता है कि विशेष ऊतकों तथा अंगों के निर्माण के लिए आगे चलकर कोशिका विभेदीकरण की आवश्यकता होती है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बोल रहे हैं कि एक पुष्प में निषेचन, आपका निषेचन हो गया, यानी कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करो। अब सोचो, फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। अब बोल रहे हैं कि जनन यानी कि निषेचन, ये मान लो कि फूल वाला जो पौधा है उसमें निषेचन हो गया। अब बताओ फूल में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। तो आ जाओ चलो देखें। सबसे पहली चीज बेटा, होता क्या है कि जितने भी उसके, जैसे बाह्य दल हो गया, पंखुड़ी हो गया, पुंकेसर, ये जितने भी सब भाग होते हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, जितने भी उसके भाग हैं। युग्मनज जो होता है वो किस में, भ्रूण में विकसित होता है। बीजांड कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है बेटा। ठीक है, ये जो होता है अंदर, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, ये होता है बीजांड। ये बाहर वाला जो होता है ये होता है हमारा अंडाशय। ठीक, ये बीच वाला जो दिख रहा है ये बीजांड होता है, इसके अंदर होता है मादा युग्मक। तो ये जो भाई यहाँ पे बीजांड है ये किसमें, बीज में परिवर्तित होती है। अंडाशय जो है ये फल बन जाता है। तो ये लाइन यहाँ पे यही बोली है कि भाई सारे भाग जब गिर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे निषेचन हो जाता है तो एक तो सारे भाग जितने भी है वो मुरझाकर गिर जाते हैं। फिर बोल रहे हैं युग्मनज, भ्रूण कब बनेगा, युग्मनज के बाद। तो युग्मनज जो है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में बन जाता है, ये वाला। तो बीज का जो कठोर आवरण होता है, क्लियर बेटा, वो यहाँ पे कौन, भाई बीज का कठोर आवरण क्या हो जाता है, वही आपका बीज में विकसित हो जाता है। तो बीजांड किसमें, बीज में विकसित हो गया। अंडाशय फल का रूप ले लेता है। ठीक, अंडाशय की भित्ति फल की भित्ति का निर्माण करती है, जिसे फल भित्ति हम लोग कह देते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। क्या कहीं पे भी कोई दिक्कत आई किसी भी चीज में, एक भी लाइन में तुम्हें ऐसा नहीं लगा हो कि बहुत डिफिकल्ट चल रहा है मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, ऐसा क्यों, व्याख्या करें। तो भाई सजीव प्रजक और यहाँ पे बात करें अंड प्रजक। अंड प्रजक कौन होते हैं, जो
भाई जैसे अंडा होता है उसमें शिशु बाहर निकलता है, सजीव प्रजक जो शिशु को ही जन्म देते हैं। तो आ जाइए फिर क्या बोल रहे हैं कि अनप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन अधिक जोखिम युक्त होता है क्योंकि वे मादा जनक के शरीर के बाहर क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। अब कोई भी अटैक कर सकता है आकर, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों और शिकारियों के खतरे में रहते हैं। क्लियर। लेकिन अगर वहीं पे हम सजीव प्रजक की बात करें, सजीव प्रजक कौन होता है, जो शिशुओं को जन्म देते हैं। तो सजीव प्रजक प्राणियों की संतानें मादा शरीर के भीतर क्या करते हैं, विकसित करते हैं। जैसे मनुष्य देख लो, मादा कहाँ करती है, अपनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, है ना। इस प्रकार भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण उनके उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। सिंपल। और इसी के साथ आपका जीवों में जनन वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अब लेक्चर थोड़े आपको बड़े बड़े मिला करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब डिटेल में हम अभी भी पढ़ रहे थे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा था। अभी अपने बेसिक चीजें जान दी, जनन क्या है, कितने प्रकार का है। अब थोड़ा आप डिटेल में जाओगे तो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में, ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे। एक टॉपिक को एक क्लास में ही कवर करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपकी जब क्लास होगी तो उसमें स्टार्ट करेंगे हम एक न्यू चैप्टर, जीवों में जनन का। एक एक टॉपिक का आपको लेक्चर जो है भाई मिल जाएगा। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज देख लें। एंड आपके एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस है ना, एनसीईआरटी के सारे मैंने आपके क्वेश्चंस करा दिए हैं। एंड अपने नोट्स प्लीज कंप्लीट रखो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अच्छे से पढ़ते रहिए।